वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज बीपीएससी स्पेशल के संदर्भ में स्पेशल जो सेगमेंट चल रहा है बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर, जो आगामी एग्ज़ाम सीडीपीओ है और 67 बीपीएससी के संदर्भ में जो बीपीएससी स्पेशल सीरीज चल रहा उसी का ज्योग्राफी आज सेगमेंट आया है, जिसमें सेट 1 ज्योग्राफी का होगा। आज हालांकि बहुत दिनों के बाद आया, इस पर विशेष कार्य किया जा रहा था। आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर मैटर को उपलब्ध कराने का प्रयास करने में थोड़ा सा नया प्रयोग किया जा रहा था। उसी के संदर्भ में आप लोगों के लिए थोड़ा लेट हुआ है, कोई बात नहीं, पर आज के बाद से आप लोगों से रेगुलर आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उससे पहले जो भी हमारे अभी नए व्यूअर हैं, नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, नए साथी जुड़ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो हमारे पुराने मित्र हैं चैनल को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। और दिए गए नंबर से कोई भी क्यूरी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी समस्या है आप अपना समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। साथ ही विभिन्न प्लेटफॉर्म है, आप वहां से जुड़कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के लिंक दिए रहते हैं, आप लोग वहाँ से जुड़िए, या तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके युक्ति टाइप कीजिए, आप डायरेक्ट हमें वहाँ पाइएगा। जैसा कि बहुत से लोग जो पहले से देख रहे हैं वीडियो, हमें फॉलो करते हैं, उन्हें पता है कि बीपीएससी स्पेशल सीरीज़ में क्या आया है। तो थोड़ा सा इस पर नए व्यूअर के लिए थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पॉलिटी का सेगमेंट जिसमें टोटल 10 सेट होगा, ज्योग्राफी का 10 सेट टोटल होगा, जिसमें प्रत्येक सेट में 15 क्वेश्चन और 10 सेट, यानी आपको ज्योग्राफी से टोटल 150 क्वेश्चन मिलेंगे जो ट्रिपल स्टार के होंगे, जो एक परीक्षा उपयोग में बहुत से आने की संभावना होते हैं। उसी के संदर्भ यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया। इसी प्रकार हिस्ट्री, इकोनॉमी, मिसलिनियस और करंट का सेक्शन चलेगा इसके बीपीएससी स्पेशल में। इस सभी टॉपिक से संदर्भित आपको सेट मिलेगा और इसमें सभी में आप लोगों को 15 गुने 10 आपको 150 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में मिलेगा। तो आपको टोटल 900 क्वेश्चन के आसपास इसके जो प्रश्न मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी अगर लगेगा एक दो सेट होगा जिसमें जो किसी न किसी रूप से मिस हो जाता है वो क्वेश्चन, तो उसको भी शामिल कर लिया जाएगा। इस प्रकार आपको 1000 से प्लस 1100 क्वेश्चन आपको यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो सभी महत्वपूर्ण प्रकृति के होंगे, जो परीक्षा में आने की संभावना। जैसे बीपीएससी आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम देखेंगे, उसमें 110 क्वेश्चन में 91 क्वेश्चन हमारे ही फॉर्मेट से किसी न किसी रूप से टैली किए थे। तो आप समझ सकते हैं किस रूप से बेहतर कार्य किया जा रहा है। और इन सभी का स्रोत क्या होगा, ये जैसे आज ज्योग्राफी है तो माजिद हुसैन आपको लिया जाएगा, महेश वर्णवाल जो बुक जो होते हैं उससे संदर्भित दिया जाएगा। साथ ही बिहार के लिए इम्तियाज़ अहमद, बिहार का जो क्वेश्चन होता है उसके लिए इम्तियाज़ अहमद को यहाँ फॉलो किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2020 वो इंडिया और बिहार दोनों के लिए होगा, दोनों का आर्थिक समीक्षा उसके संदर्भित होगा, बजट से संदर्भित होगा। पीआईबी का न्यूज़ कवर किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल साइट होता है वहाँ से जो न्यूज़ कवर होता है वहाँ से आप लोगों को लिया जाएगा। द हिंदू, नेक्स्ट आपको दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण और प्रभात खबर जो बिहार का स्पेशल पेपर है, जो बहुत अच्छा माना जाता है बिहार के संदर्भ में, तो इन सबों को फॉलो किया जाएगा। इस विभिन्न जो सेट बनेगा, जो भी सेट बनेगा उसके अनुसार जो बुक रेफरेंस चेंज होगा ये, बाकी जो बिहार के लिए इम्तियाज़ अहमद रहेगा ये सब सेम रहेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन है वो स्टैंडर्ड सोर्स से लिया जाएगा, जो परीक्षा उपयोगी है आप लोग को। चलिए सेट देखते हैं क्या है। यह बहुत ही बेहतर सेट है, जो भी अभी तक नहीं जुड़े, और एक और साथ में पेड ग्रुप बना हुआ है, जो भी जिनको पीडीएफ चाहिए बीपीएससी स्पेशल सीरीज़ के संदर्भ में, तो बहुत लो कॉस्ट में आप लोगों को सारे पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा। आप लोग निश्चिंत होकर इससे जुड़िए, और बहुत से लोग जुड़े भी हैं, तो जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं बिहार विश्व भूगोल से। यहाँ पर मिक्स टाइप का क्वेश्चन आज बनाया गया है, क्योंकि सभी फॉर्मेट को आज आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये पहला सेट है। तो उसके बाद अलग अलग फॉर्मेट में आएगा, जैसे विश्व भूगोल होगा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा, तो केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेट पूरा रहेगा 15 क्वेश्चन। उसी तरह इंडियन ज्योग्राफी, फिर बिहार ज्योग्राफी से ही आपको क्वेश्चन होगा। आज पर मिक्स ज्योग्राफी है। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल से क्या है
क्वेश्चन एक होगा, पर उससे आपको एमसीक्यू कम से कम 15 से 20 जरूर एमसीक्यू उसके एक्सप्लेनेशन से मिलेंगे। इसका दावा है। ये सब फॉर्मेट आपको आज तक यूट्यूब पर किसी इंस्टीट्यूट या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल रहा होगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि इसका आंसर फॉर्मेट आप लोग जब देखिएगा तो आप लोगों का लगेगा नहीं इस पर मेहनत किया गया है। तो चलिए सहयोग कीजिए हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जूम करिए। आप लोगों को पता ही है बाइलिंगुअल होता है। आपको सभी लोग जो पहले से जुड़े हुए उनको पता है, जो नए हैं वो जान ले। बाइलिंगुअल होता है, एक्सप्लेनेशन भी बाइलिंगुअल होता है। तो दोनों फॉर्मेट के लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन, एशिया में स्थित, एक सेकंड इसका थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। हाँ चलिए, एशिया में स्थित निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है या लैंडलॉक देश है? यहाँ पर केवल इंग्लिश हिंदी फॉर्मेट को ही एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि इंग्लिश को भी कर लिया है तो मेरा वीडियो आपको अमूमन 30 से 35 या 40 मिनट का हो जाता है। तो लंबा वीडियो ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन थोड़ा विस्तृत होता है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए इंग्लिश वर्जन वाले। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ आप लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एज ए लैंड लॉक कंट्री लोकेटेड इन एशिया? एशिया में कौन सा ऐसा देश है दिए गए ऑप्शन में जो स्थलरुद्ध है, लैंडलॉक है? तो लैंडलॉक वो होता है जिसकी सीमाएं किसी भी जल से नहीं सटती है, तो उसको लैंडलॉक स्थलरुद्ध देश कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एशिया की बात कर रहा है तो ऑप्शन ए लाओस, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी ईरान। इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। ऑप्शन ई जो दिया गया है बिहार के संदर्भ में बहुत ही डेंजर है। आप लोग जब तक किसी क्वेश्चन के आंसर में आप लोग 100% सियोरिटी नहीं होगी, आप लोग उस आंसर को क्लिक नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते। इसलिए ऑप्शन ई पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, लाओस और अफगानिस्तान। तो इस प्रकार ऑप्शन ई इस आंसर का सही उत्तर होगा, ऑप्शन ई। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? तो एक्सप्लेनेशन आप लोग को देखिए यहाँ मिलेगा। दोनों बाइलिंगुअल है तो हिंदी फॉर्मेट को देख लेते हैं। विश्व में कुल 47 देश जो स्थलरुद्ध देश के रूप में जाने जाते हैं, और इसके साथ ही स्थलरुद्ध देश वह होता है जिसकी सीमाएं समुद्र, सागर या महासागर प्रत्यक्ष रूप से न जुड़ी हुई हो, अर्थात अस्थल से गिरी सीमाएं, जो स्थल से, सॉरी यहाँ अस्थल हो गया, थोड़ा सा एरर होता है, उसको थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। उसको कम से कम प्रयास किया जाता है, एरर हो फिर भी कहीं ना कहीं छूट ही जाता है। तो स्थल से घिरी सीमाओं को स्थलरुद्ध देश कहते हैं, जो जिसकी बाउंड्री किसी भी समुद्र से, जैसे इंडिया की बाउंड्री अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, हिंद महासागर से जुड़ी है, 3 और से सीमाएं से, तो भारत स्थलरुद्ध। अब नेपाल की बात की जाए तो नेपाल के चारों ओर केवल भूमि प्रदेश है, तो इसको स्थलरुद्ध देश कहा जाता है। एशिया में स्थलरुद्ध देश कौन कौन है उसको आप लोग जान लीजिए। एशिया में स्थलरुद्ध है कजाकिस्तान, जो रूस से, यूएसएसआर से अलग हुए थे। रूस से छट कर जो नया देश बना था वो सभी स्थलरुद्ध देश हैं। उससे संबंधित और भी हैं, जैसे कजाकिस्तान, अजबकिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और लाओस। कुल 10 देश हैं एशिया में जो स्थलरुद्ध हैं। उसके साथ आपको और मिलेगा स्थलरुद्ध देशों में कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा देश है। तो एशिया में को प्रश्न पूछा जाए, एशिया में सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश, लैंडलॉक कंट्री कौन है? तो कजाकिस्तान है। और दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र कौन है? लाओस है। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र लैंडलॉक जो है, दक्षिण पूर्व एशिया की बात हो रही है। अभी मैप में आप लोगों को बताएंगे। दक्षिण एशिया में आपको बहुत से देश मिल जाएंगे, पर दक्षिण पूर्व एशिया में केवल लाओस है। और दूसरा जो सबसे बड़ा स्थल कौन है? मंगोलिया है। तो आप लोग कजाकिस्तान और मंगोलिया को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। पहला दूसरे स्थान पर आता है। एशिया में कुल 48 देश है। देखिए मैप भी बता दिया गया, उसके द्वारा आप लोग को समझा दिया, थोड़ा जूम कर ले। तो एशिया में कुल कितने देश है आप लोग को पता होना चाहिए? 48 देश है, जिसमें से विश्व में कुल 47 देश है। थोड़ा सा याद रखिएगा, ये भी थोड़ा सा मैच मत कीजिएगा। और एशिया में 10 लैंड लॉक देश हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अब अलग अलग कंटिनेंट में अलग अलग, उस सब पर चर्चा अगले सेगमेंट में ज़रूर होगी। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा जूम करके बता दिया जाए। एशिया का ये महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में आप लोग को विभिन्न कंट्री है, तो जिसमें आप देख रहे हैं कजाकिस्तान, आपको ये जो क्षेत्र है पूरा लैंडलॉक है, आपको ये क्षेत्र। तो इसके संदर्भ में और भी बातें देखी जाएगी, जैसे
मंगोलिया आप देख रहे हैं, रसिया देख रहे हैं, कंट्री है जो यूरोप और एशिया दोनों में आता है। क्यों आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि इसकी राजधानी आपको एशिया में आता है, पर उसका एक क्षेत्र जो यहाँ तक है देख रहे हैं रसिया, ये यूरोप में भी गिना जाता है। तो ये विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में आता है। आपको लाओस यहाँ देखिए नजर आएगा, लाओस ये है जो एकमात्र लैंडलॉक कंट्री है। तो ये सब आप लोगों को की फैक्ट PDF मिलेगा, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। इससे सर्च करके इस मैप के माध्यम से बहुत से प्रश्न MCQ बनाए जा सकते हैं। और नेक्स्ट चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोग लिंक को शेयर भी किया कीजिए और भी मित्रों के साथ हमें जोड़ने का प्रयास कीजिए। दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आपको इसके अतिरिक्त भी टेलीग्राम पर आप जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम पे 3 शिफ्ट में आपको टेस्ट डेली रोजाना एवरीडे चलता है। एक मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून में, एक इवनिंग शिफ्ट में। और सभी के प्रोग्राम आपको पहले ही बता दिए किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से टेस्ट होगा। और डेली आपको 60 से 70 क्वेश्चन आपको ज़रूर प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, जो आपको 3 स्टार लेवल के होंगे, जो परीक्षा में डायरेक्ट आने की संभावना है। इसलिए आप लोग टेलीग्राम लिंक से भी जुड़िए ताकि और भी आप लोग बेहतर कर सकें। और ये टेलीग्राम का जो क्विज है बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई फी नहीं है। चलिए आप लोग जुड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भारत निम्न में से किस प्रकार, भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी से है प्रश्न, भारत के निम्न में से किस प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए प्रश्न है भारत में किस प्रकार का, यानी दिए गए जो प्रकार है उसमें से किसका उत्पादन भारत में किया जाता है। तो ऑप्शन ए ईरी, ऑप्शन बी मूंगा, ऑप्शन बी मलबरी, ऑप्शन डी तसर। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो भारत में सभी रेशम का उत्पादन किया जाता है। ईरी जो प्रकार पाया जाता है रेशम का, मूंगा भी, मलबरी भी, तसर भी। तो ऑप्शन ई इसका सही होगा। तो ऑप्शन ई इसका सही होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन के तौर पर आप लोग देखिए क्या है, एक्सप्लेनेशन के तौर पर शामिल किया गया है। तो ईरी, मूंगा, मलबरी जिसे सहतूत भी कहा जाता है, ओक तसर और उष्णकटिबंधीय तसर, दोनों प्रकार का जो तसर होता है वो भी, अर्थात चारों प्रकार का तसर भारत में उत्पादन उसका किया जाता है। देश के कुल रेशम उत्पादन में 80% से अधिक हिस्सा मलबरी का है। तो ये भी आपको MCQ में पूछा जा सकता है। यहाँ से BPSC प्रश्न पूछा है इस टॉपिक से, रेशम कपास से पूछा है प्रश्न। और ये हालिया 2-3 प्रश्न इससे जरूर पूछे गए हैं। तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं। प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं आगामी जो भी एग्जाम होगा। कर्नाटक रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट है मलबरी रेशम के उत्पादन का लगभग 97% हिस्सा भारत के 6 राज्यों में होता है। तो वो कौन कौन राज्य है? तो 6 राज्य कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो ये मलबरी जो उत्पादन उनका उसका 97% जो हिस्सा है केवल इन 6 राज्यों से ही होता है। मलबरी कहने का मतलब सहतूत कपास जो होता है उसके संदर्भ में बात की जा रही है। नेक्स्ट है रेशम उत्पादन के मामले में भारत चीन के बाद द्वितीय या दूसरा स्थान है, सेकेंड स्थान है। तो आपको MCQ यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है। तो सभी लाइन जितना पॉइंट यहाँ को आपको दिया गया उससे आपको प्रश्न MCQ बन सकता है, बनता भी है। बहुत से एग्जाम में, वनडे एग्जाम में यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं किस रूप से यह टॉपिक को कवर किया गया है। मेरा दावा है इतना बेस्ट आप लोगों को एक्सप्लेनेशन किसी भी फॉर्मेट में आप लोग को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि सभी फॉर्मेट यूट्यूब पर जो भी है वन लाइनर कॉन्सेप्ट से आप चलते हैं। वहाँ पर इसके बारे में 2-3 पॉइंट कवर कर लिया जाएगा, हो गया, उनकी खाना पूर्ति हो गई। पर यहाँ ऐसा नहीं है। आप लोग जुड़िए, आप लोग इससे बेहतर फॉर्मेट कहीं नहीं मिल रहा होगा। और एग्ज़ाम जब हो जाएगा उसके बाद हमसे बात ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको जो 140 क्वेश्चन GS को होंगे उसमें 85 से 90% प्रश्न आपको जरूर कहीं न कहीं इस फॉर्मेट जो हमारे युक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है विभिन्न फॉर्मेट, उससे आपको टैली जरूर करेगा। तो इसकी पूरी उपलब्धता यहाँ पर बनी रहती है, क्योंकि ऐसा ही फॉर्मेट आप लोगों को दिया जा रहा है। टॉपिक एक होता है छोटा सा टॉपिक, उसका सारे डायग्राम को आप लोगों को कवर कर लिया था, जो करंट इशू भी होता है उससे संदर्भित। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या बातें की गई है। नेक्स्ट बातें आप लोगों को की गई होगी। तो इसके साथ भारत विश्व का रेशम उत्पादन में सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तो ये MCQ आपको पूछा भी गया है और MCQ यहाँ से बन सकता है। विशिष्ट डिजाइन और बुनाई के संदर्भ में भारत में विख्यात रेशम संदर्भ कौन है? तो डिजाइन कौन कौन से इसमें
रेशम उत्पादन में, रेशम कपास के संदर्भ में डिजाइन कौन से प्रचलित है? तो महत्वपूर्ण डिजाइन आप लोगों को याद रखनी है, जैसे बनारस की जरी, उड़ीसा का इकत, गुजरात का पोटला और तनछुई, दक्षिण में कांचीपुरम, धर्मावरम और आरनी। तो ये नाम बहुत ही बार बार आपको बहुत जगह पूछे जाते हैं, यूपीएससी तक में पूछा गया, तो बीपीएससी में तो पूछा ही जाएगा। जो भी यूपीएससी का प्रश्न होता है बीपीएससी उसको जरूर फॉलो करती है। कपास उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत जहां 563 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, वहीं बिहार के संदर्भ में बात की जा रही है। तो बिहार में किए गए कुछ प्रयोग हुए थे जहां प्रति हेक्टेयर 1742। देखिए बिहार में कितना अधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर हुआ था। तो इसके संदर्भ में आपको प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय औसत कितना है कपास का, तो बिहार में कितना औसत प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक तमिलनाडु में 708 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उत्पादन, कपास उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में यह प्रयोग में हुआ था, तो यह डाटा आया था। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक जो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। वो कितना है? 1488 है प्रति हेक्टेयर इसका आंकड़ा है। और बिहार के संदर्भ में आपको प्रति हेक्टेयर जो प्राप्त किया गया आंकड़ा 1742। तो विश्व में सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर कहीं प्राप्त किया गया तो बिहार में किया गया। तो ये देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है, और ये करंट न्यूज है, तो इसलिए करंट के साथ सारे क्वेश्चन को, फॉर्मेट को आपको शामिल किया जा सकता है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अभी बता दे रहा, थोड़ा पेशेंस के साथ वीडियो को अंत तक देखिए और बने रहिए अंत तक। बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा आज कि कैसे किसी प्रश्न के सब टॉपिक को कवर किया जाता है, उससे प्रश्न कैसे एमसीक्यू के रूप में आपको एग्जाम में, वो किसी भी एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो या किसी वनडे एग्जाम हो, उससे संदर्भित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपको बिहार का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ बिहार से संदर्भित पहला प्रश्न देखिए क्या है, बिहार में स्थित कौन सा जिला गंगा नदी के दक्षिण में अवस्थित नहीं है? तो जब भी नहीं प्रश्न पूछे, नॉट प्रश्न पूछे, तो आप लोग और सतर्क हो जाना है कि क्या है उसमें, थोड़ा सा और डेंजर हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन ई पहले से है। यहाँ पर 2 या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक प्रश्न का टेंशन तो अलग से, या जब नहीं उसमें पूछ दे और भी क्वेश्चन का सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा दक्षिण में अवस्थित नहीं है? तो पहला देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है लखीसराय, ऑप्शन बी शेखपुरा, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी मुंगेर, और इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर होगा, जो दक्षिण में स्थित नहीं है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गंगा नदी बिहार को 2 समान भागों में विभाजित करती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, सभी लोग जानते हैं। गंगा नदी के उत्तर में अवस्थित जिले की कौन कौन है? खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, कटिहार, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी सीवर, पूर्णिया। कुल 21 जिला जो उत्तर बिहार में स्थित है। बिहार का मैप आप लोग देखते हैं, उसमें गंगा 2 भागों में काट देती है इसे, तो इस भाग को उत्तर और नीचे वाले को दक्षिण बोला जाता है। तो इसमें 21 जिले आपको होंगे, तो बाकी 17 जिले आपको, 38 कुल जिले हैं। सभी लोग जिनको पता, पुराने स्टूडेंट, नए स्टूडेंट है, पता, आप जान लीजिए कि बिहार में 38 जिले हैं कुल। ये सब बेसिक है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो 17 जिला आपको दक्षिण में होंगे। उसी तरह शेष जो नाम है आप लोग देख लीजिए, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, मुंगेर, नालंदा, जमुई, भागलपुर, लखीसराय, बांका, अरवल और शेखपुरा, कुल 17 जिले जो दक्षिण बिहार में स्थित हैं। गंगा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? उत्तराखंड में। आप लोग यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट आपको है इसकी कुल लंबाई कितनी है? 25 यानी 2525 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई गंगा की, जबकि बिहार में 445 किलोमीटर। तो यहाँ से भी एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है, बिहार में गंगा की लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर है। अब थोड़ा सा मैप यहाँ देख लीजिएगा, मैप यहाँ दिया गया है, तो मैप के संदर्भ में बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ प्रश्न बनाया जा सकता है, जिससे आप लोग को इंगित कर दिया जाएगा। और पटना से रिलेटेड बहुत बार प्रश्न आपको पूछा गया है, पटना कितने शहरों को छूती है, कितने शहर इसके आसपास है, तो इससे संदर्भित प्रश्न पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर गंगा नदी देख रहे हैं, गंगा नदी के उत्तर और दक्षिण में आपको सारे जिले को पता है। उद्गम जिला कहाँ है, किस जिले में प्रवेश करती है?
किस जिले में आपको यहाँ पर गंगा बिहार से बाहर निकल जाती है, तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। कोसी के संदर्भ में पूछा जाता है, घाघरा, बूढ़ी गंडक सभी के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। कोसी के पूर्व पश्चिम में कौन है, तो आपको इससे संदर्भित एमसीक्यू तैयार कर लेना है। मैप के जरिए ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही आपको पूछा जा सकता है नेपाल में कौन कौन से जिले आपको पूछा बिहार के सटे जिले हैं। फिर पश्चिम बंगाल में कौन जिला सटा है, झारखंड में कौन जिला सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश से कौन जिला बिहार के जिले सीमावर्ती सीमा बनाती है। तो इससे संबंधित आपको प्रश्न बहुत से एमसीक्यू यहाँ मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपको बिहार से, ज्योग्राफी ऑफ बिहार से, ये ज्योग्राफी ऑफ बिहार से संदर्भित क्वेश्चन यहाँ पर है। तो बिहार का भूगोल से देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला इसमें चौथा नंबर प्रश्न है, बिहार के बागमती नदी की कुल लंबाई निम्न में से कितनी है। तो बागमती जो नदी है, क्यों इससे प्रश्न उठा गया है, तो प्रश्न आपको अभी पता चल जाएगा। तो ये बागमती नदी की कुल लंबाई बिहार में कितनी है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 260 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, 394 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द टोटल लेंथ ऑफ द बागमती रिवर इन बिहार। तो सेम ऑप्शन रहते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर इसका 394 किलोमीटर होगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन के तौर पर देखते हैं क्या है। बागमती नदी नेपाल की में, सॉरी यहाँ भी मिस्टेक हो गया, माने नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। यह मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी जिला में बाढ़ का कारण बनती है। तो यहाँ से भी आपको एमसीक्यू बन सकता है। कोसी के अतिरिक्त और भी कौन सी नदियाँ मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी में बाढ़ का कारण बनती है। यह नदी बाढ़ के दिनों अक्सर अपना प्रवाह बदल लेती है, प्रवाह मार्ग बदल लेती है। जैसे कोसी बदलती है, उसी प्रकार ये बागमती भी बदल लेती है। हालांकि इसका आंशिक बदलाव होता है, कोसी का बहुत व्यापक रूप से बदलाव होता है। तो प्रश्न यहाँ से भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। इसकी सहायक नदी कौन है, लाल बेकैया, लखनदेई, चकनाहा, जमुनी, सिपरीधार, छोटी बागमती, कोला आदि इसकी सहायक नदी है। तो सहायक नदी के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण है उसे आप लोग देख लीजिएगा। यह कमला नदी से मिलकर कोसी में मिल जाती है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। कमला नदी से मिलकर यह कोसी में मिल जाती है। नोट आप लोग यहाँ याद रखना है बागमती के संदर्भ में, नेपाल में सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक भगवान पशुपतिनाथ मंदिर जो है विश्व प्रसिद्ध जो धरोहर भी है, इसी नदी के किनारे स्थित है। तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, किस नदी के किनारे पशुपतिनाथ मंदिर भी है। गंगा की कुल लंबाई बिहार में कितनी है, 445 किलोमीटर है। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक कितनी है, 320 किलोमीटर। ये बिहार के संदर्भ में इसका लेंथ बताया जा रहा है। गंडक और कोसी 260 किलोमीटर। तो सभी इससे संदर्भित जो ऑप्शन दिए गए थे उससे संदर्भित बातें की गई है। इसी के साथ आप लोग लिंक भी शेयर कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या तो टेलीग्राम का लिंक जो होता है उसे भी आप लोग शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह भी बिहार से क्वेश्चन आप लोग पूछा गया। समुद्र से बिहार की औसत ऊंचाई निम्न में से कितना है। तो औसत ऊंचाई पूछ रहा है बिहार का। यह इजी क्वेश्चन बहुत को लग रहा होगा, इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत बेस्ट किया हुआ है। तो जैसे ऑप्शन ए देखते हैं 53 मीटर, ऑप्शन बी देखते हैं 83 मीटर, ऑप्शन सी 103 मीटर, ऑप्शन डी 173 मीटर। तो कितना है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग। तो सही इस ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये क्या होगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, 53 मीटर होता है औसत ऊंचाई है बिहार का समुद्र तल से। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 153 फीट, 173 फीट है। फीट में 173 फीट और मीटर में 53 मीटर होता है। और 1 मीटर बाद 3.28 होता है। तो आप लोग इसको गुना कर लीजिएगा, मल्टीपल कर लीजिएगा, तो आप लोग को आंकड़ा पता चल जाएगा। इसका बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया उसके बाद ये आंकड़ा है। तो इस संदर्भ में आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपको भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न है, इसे देख लेते हैं। शीर्ष 5 राज्यों द्वारा भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूमि साझा करता है। जो टॉप 5 स्टेट है, जो बड़े स्टेट है, वो भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूमि अपने में समाहित करते हैं। प्रश्न ये है।
तो इसके संदर्भ में देखते हैं, व्हाट परसेंटेज द इंडिया टोटल लेंथ इन शेयर बाय द टॉप 5 स्टेट। तो इसका ऑप्शन देख ले तो ऑप्शन ए 29%, लगभग 29%, ऑप्शन बी 32.9%, ऑप्शन सी 43%, ऑप्शन डी 46.1%। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 6 का इसका सही उत्तर 43%। लगभग ओरिजिनल अगर बात किया जाए, जब लगभग नहीं रहेगा तो 42.44% ये कुल भूमि का आपको टॉप 5 स्टेट जो बड़े स्टेट है उसको कुल भूमि, भारत के कुल भूमि का 42.44% अपने में समाहित करता है टोटल लेंथ का, और लगभग पूछे तो 43। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। भारत के शीर्ष 5 जो राज्य है लगभग 43% भूमि को साझा करते हैं, जबकि शेष जो 10 जो लार्जेस्ट स्टेट है वो लगभग कुल भूमि का 68.85% आपको अपने लैंड एक्वायर करते हैं। तो कुल भूमि का कितना प्रतिशत है 10 बड़े राज्यों का? 68%। 5 का कितना है? 43%। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि शेष जो बड़े राज्य है उसके बाद जो शेष 5 बच जाते हैं वो कितना भूमि का आपको लैंड, कुल भूमि का लैंड एक्वायर करते हैं। इसके संदर्भ में बहुत से प्रश्न हैं। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा है, नया जो आंकड़ा है, और उसके बाद सबसे छोटा कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा 32.6 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आप लोगों को 28, अभी वर्तमान में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 26 जनवरी 2021 के बाद का ये आंकड़ा है। तो इसके संदर्भ में आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान कुल भूमि का 10.41% अपने में समाहित करता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तो टॉप 5 जो स्टेट हैं, जो बड़े राज्य हैं, तो उसमें आपको ये आप लोग को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश 9.38 और महाराष्ट्र 9.36, उत्तर प्रदेश 7.33%, गुजरात आपको 5.96 है। यहाँ पर आप लोग को डाटा 10 स्टेट का दिए, जो टॉप 10 है उसका संदर्भ में दिया गया। आप लोग MCQ के जब आपको PDF मिलेगा सारे को देख लीजिएगा। इस आंकड़े के अनुसार भी आप लोग को इसको देख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ मैप दिया गया है, इसके संदर्भ में बातें की जाएगी। क्यों ये मैप दिया गया है? तो लक्ष्य जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये पुराना मैप इसलिए दिया गया है, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आप लोग को यहाँ कवर होगा, इसलिए नया मैप नहीं दिया गया है। नया मैप आप आ चुका है, जान नहीं रहे हैं, पर यहाँ पर MCQ आपको बहुत बनेगा, इसलिए पुराने मैप को यहाँ पर कवर किया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश किस किस राज्य के इर्द गिर्द हैं आप लोग को ये जानना चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। जैसे आपको चंडीगढ़ कहाँ है, कहाँ लक्षद्वीप, किसके आसपास राज्य, कौन कौन से राज्य हैं, दिल्ली के आसपास कौन से राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर के आसपास कौन से राज्य, उससे कौन से बाउंड्री साझा करते हैं, उसी प्रकार पौंडीचेरी से कौन से राज्य, किस राज्य में है, लक्षद्वीप कहाँ है, किस द्वीप, किस सागर में है, फिर आपको दमन द्वीप और दादर हवेली जो है वो कहाँ है, किससे संदर्भित, तो ये आपको MCQ पूछा जा सकता है। 7 सिस्टर जो कहा जाता है पूर्वोत्तर भारत में, तो उसमें से कौन कौन से जिले आपको अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करती है, तो आपको यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो म्यांमार से संदर्भ में, बांग्लादेश के संदर्भ में, नेपाल के संदर्भ में, भूटान के संदर्भ में, नेपाल के संदर्भ में, चीन के संदर्भ में, बहुत से यहाँ MCQ को आपको कवर किया जाता है इस मैप के जरिए ही। तो ये मैप आप लोग बेहतर तरीके से देखिएगा। साथ में आपको यहाँ जनगणना के संदर्भ में, आपको लैंड एक्विजिशन के संदर्भ में आप लोग यहाँ दिया गया है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा जब PDF प्राप्त होगा। कुछ यहाँ है, यहाँ बता दिया गया। साथ में दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप का विलय कर दिया गया है कि दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश UT बना दिया गया है। वो 26 जनवरी 2020 का अस्तित्व इसको आया गया, यह अस्तित्व इस रूप में दिया गया है कि दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप 2 अलग अलग पहले UT होते थे, केंद्र शासित प्रदेश होते थे, अब दोनों एक हो जाएंगे। और ये दोनों कहाँ रहता है, कहाँ स्थित है, आप लोग यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो इसलिए मैप को दिया गया था। आप लोग इस संदर्भ में देखिए किस तरह एक्सप्लेनेशन, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, उससे संदर्भित आपको बहुत सी चीज़ों को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो इससे बेस्ट आपको एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा, आप लोग इसका विश्वास कीजिए। बहुत से सब टॉपिक उसके होते हैं, उसी से प्रश्न होते हैं। और देखिएगा जब BPSC एग्जाम हो जाएगा, आप ज़रूर मिलाइएगा इस फॉर्मेट को। टॉप 10 सीरीज जो आता है करंट अफेयर्स का,
बिहार बीपीएससी स्पेशल का सीरीज आता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है डीएनए जो दिया गया है, उससे संदर्भित चीज़ों को मिलाइएगा आप लोग। नेक्स्ट है उसके बाद दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस होता है, उससे भी आप लोग कवर कीजिएगा। देखिएगा आप लोग को कम से कम 85 से 90% जो क्वेश्चन होंगे आपको जरूर वहाँ से टैली किसी न किसी रूप से कहेंगे। शर्त ये है सभी को आप समान रूप से फॉलो करते हैं, तो ऐसे नहीं कि बाद में फिर बोलिएगा कि नहीं टैली किया, क्योंकि बाद में मैं तो वीडियो लेकर आऊँगा ही, जैसे बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के संदर्भ में लेकर आया था। तो उस तरह बीपीएससी जब सीडीपीओ होगा एग्जाम, फिर उसके बाद आपको 67 बीपीएससी होगा, तो उसके संदर्भ में भी मैं वीडियो बनाऊँगा और आपको प्रूफ के साथ दिखाऊँगा कि कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थोड़ा लंबा वीडियो होता है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए, बहुत से चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलेगा। तो चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कॉफ़ी के कुल उत्पादन का कर्नाटक का कितना प्रतिशत योगदान? जो भारत में कुल कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है उसमें कर्नाटक का कितना प्रतिशत योगदान है, आपको प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए 42%, ऑप्शन बी 61%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 81%। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 70%। कुल लगभग 70% उत्पादन केवल कर्नाटक से ही होता है, कुल उत्पादन का जो होता है भारत में कॉफ़ी उत्पादन। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशन के तौर पर आपको शामिल किया गया है। कॉफ़ी के कुल उत्पादन में कर्नाटक राज्य सर्वाधिक 70%, केरल 21% और तमिलनाडु 5% योगदान करता है। ये पीआईबी से न्यूज़ से कवर किया गया, इसीलिए डाटा कहीं वेरी करता है, उसे नहीं मानिएगा, क्योंकि पीआईबी में डाटा यही दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं। भारत में कॉफ़ी जो दुनिया भर में सबसे अच्छी गुणवत्ता की कॉफ़ी मानी जाती है, क्योंकि भारत में छाया आधारित कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है, यानी शैडो में इस कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। बल्कि विश्व में जहाँ भी कॉफ़ी उत्पादन होता है धूप में, खुले धूप में उत्पादन होता है, इसलिए भारत का जो कॉफ़ी होता है देर से पकता है, उसकी गुणवत्ता बहुत बेहतर होती है, इसका डिमांड बहुत होता है भारत के कॉफ़ी का। भारत का कॉफ़ी उत्पादन दुनिया में कुल उत्पादन का केवल 4.4% है। तो आप इसे भी एमसीक्यू के रूप में शामिल किया था। भारत के उत्पादन में की जाने वाली कॉफ़ी का लगभग 80% हिस्सा निर्यात कर दिया जाता है। तो 80% कितना कर दिया जाता है? निर्यात किया जाता है। भारत दुनिया कॉफ़ी का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो 6 सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगले साल इसका डाटा जरूर चेंज होगा, क्योंकि इस बार उत्पादन के संदर्भ में वृद्धि हुई है, इसके संदर्भ में आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत का एशिया कॉफ़ी उत्पादन में लगभग 33%। एशिया में कितना है? तो 33%। विश्व में कितना है? तो 4.5%। तो आपको एमसीक्यू यहाँ से बनाए जा सकते हैं। निर्यात किए जाने वाले में हिस्से में 70%, जो कुल उत्पादन 80% निर्यात कर देता है, उसके कुल निर्यात में 70% हिस्सा केवल जर्मनी, रूसी संघ, स्पेन, बेल्जियम, स्लोवाकिया, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान, ग्रीस, नीदरलैंड, फ्रांस को भेज दिया जाता है। इनमें इटली का कुल निर्यात 29% हिस्सा, इटली को कुल है इसमें से 29% हिस्सा केवल इटली को दिया जाता है। तो यहाँ से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु दक्षिणी भारत में पारंपरिक कॉफ़ी उत्पादन के क्षेत्र है। तो यहाँ से एमसीक्यू जरूर बनाया जा सकता है कि पारंपरिक कृषि उत्पादन क्षेत्र भारत में कौन है? तो 3 राज्य है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इसके बाद देश में पूर्वी तट और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश गैर पारंपरिक तरीके से खेती के आधुनिक जिस तरह खेती पद्धति है कॉफ़ी का, उसको अपनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है आधुनिक गैर पारंपरिक क्षेत्र वाले कौन शामिल होते हैं? तो ये आपको पूर्वी जो तट है उसमें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है तीसरा क्षेत्र एक कॉफ़ी उत्पादन का, जो उत्तर पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर, असम राज्यों को शामिल किया गया। यहाँ पर प्रयोग चल रहा है, यहाँ पर अगर प्रयोग सफल हो जाता है तो यहाँ भी कॉफ़ी उत्पादन इन राज्यों की तरह किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर उत्पादन हो रहा है जो कम मात्रा में है। उत्पादन की दशा देख लेते हैं, कॉफ़ी उत्पादन का किस दशा में होती है? तो औसत उत्पादन इसका 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वर्षा इसको 150 से 200 सेंटीमीटर चाहिए। इसकी मिट्टी जो होगी दोमट मिट्टी या लावा मिट्टी होती है। बेंगलुरु भारत का सब कॉफ़ी की राजधानी कही जाती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है नोट में, 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन सितंबर 2020 बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। तो करंट आपको इससे यहाँ मिलेगा। ये प्रश्न आपको हो सकता है आगामी जो भी एग्जाम वहाँ पूछा जा सके।
तो देखिए सारे टॉपिक को यहाँ कवर कर लिया जाता है। तो आप लोग देखिए कितना बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। उसके स्टैटिक्स पार्ट को, उसके इन्वायरमेंटल जो चीज़ें हैं उसको भी काफ़ी, उसके जो कॉफ़ी के उत्पादन के संदर्भित जो चीज़ें होंगी, और भी उसका उत्पादन कहाँ किया जा रहा है, निर्यात कहाँ किया जा रहा है, उपभोक्ता किस रूप से है, साथ में करंट उसका क्या है, सभी डायग्राम को कवर किया जाता है। तो इसलिए बेहतर एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देखिए, इसे फॉलो कीजिए। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बोल जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भारत स्थित निम्न में से कितना है? तो स्थान कौन सा प्राप्त है भारत का, तो ये देख लेते हैं। तो ऑप्शन देख ले, तो ऑप्शन ए तीसरा स्थान है, ऑप्शन बी 5वां स्थान, ऑप्शन सी 6ठा, ऑप्शन सी 7वां, उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो कौन सा स्थान प्राप्त है जल विद्युत उत्पादन में भारत का विश्व में? तो ये एक्सप्लेनेशन के तौर पर इसको प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन डी होगा, 7वां। जल विद्युत की बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा, कुल विद्युत की बात नहीं है। कुल विद्युत में तीसरा स्थान है और जल विद्युत उत्पादन में 7वां स्थान है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1497 टेरा हॉर्स, जो टेरावाट हॉर्स होता है उस विद्युत उत्पादन के साथ भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक और उपभोक्ता देश है। तो थर्ड उत्पादक और उपभोक्ता दोनों थर्ड है। हाल में ही आपको करंट टॉप 10 जो सीरीज चलाया गया था उसमें आपको प्रिंस सर ने दिया था, उसमें भी इस टॉपिक को कवर किया गया था विद्युत के संदर्भ में। तो वो भी आप लोग जाकर देखिए कि चीज़ों को और समझिएगा बेहतर तरीके से। नेक्स्ट है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक क्षेत्र है, तो देश है। तो आपको यहाँ से MCQ पूछा गया था। जल विद्युत के समय वैश्विक दृष्टिकोण से दोहन योग्य जल विद्युत संभाव्यता भारत में कितना है, वो उस दृष्टि में 5वां विश्व में स्थान रखता है। कुल अगर दोहन करने की क्षमता की बात की जाए तो भारत 5वां स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ पर वैश्विक जो दोहन योग्य जल विद्युत क्षमता है उसके संदर्भ में अभी हालांकि 7वां स्थान पर है। वर्तमान भारत में जल विद्युत का उत्पादन कुल उत्पादन का लगभग 13.12% है। नेक्स्ट है आपको ताप विद्युत ऊर्जा है उसका योगदान 64.8% आपको सबसे ज़्यादा ताप विद्युत हो जो कोयला आधारित होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 22.1% होता है। तो ये आंकड़ा आपको ये भी आंकड़ा याद रखनी चाहिए क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके संदर्भ में भारत सरकार की क्या पहल उसे भी देख लेते हैं। सौभाग्य योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। भारत सहज बिजली हर घर योजना जो योजना के नाम से चलाई जा रही है सौभाग्य योजना, इसके संदर्भ में बातें आप लोग देख लीजिएगा। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना राज्य डिस्कॉम की खराब वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए उज्ज्वल इसको टॉप 10 करंट न्यूज है जो क्वेश्चन सीरीज चलाया जाता है उसमें ये सबको कवर किया जा चुका है, तो वहाँ जाकर जरूर देख लीजिएगा। उज्ज्वला जो लेड बल्ब वितरण योजना है तो इससे संबंधित आपको यहाँ पर योजना सरकार की है। नेक्स्ट आप लोग को यहाँ याद रखनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स और वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जारी किया जाता है। तो हाल ही में रैंकिंग में इसकी चर्चा की जा चुकी है, तो आप लोग वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। सभी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, सभी को वीडियो जरूर देखिए। आप लोग सभी कंप्लीट पैकेज है आपका ये एग्जाम के दृष्टि से, तो आप लोग वहाँ जाकर देखिए, कवर कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए। PDF मिलेगा तब भी कर सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, या टेलीग्राम का चैनल है वहाँ से भी पेस्ट किया कीजिए ताकि और लोग हमसे जुड़ सके और भी बेहतर हम लोग कार्य कर सकें। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज उत्पादन बिहार में नहीं किया जाता है? तो नहीं, फिर मैंने बोला तो नहीं जब आए तो और थोड़ा सा संभल के प्रश्न को देखना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए ग्लेना, ऑप्शन बी पाराइट, ऑप्शन सी क्वार्ट्ज और ऑप्शन डी लिथियम। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका किनका उत्पादन बिहार में नहीं होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल्स इज नॉट प्रोड्यूस इन बिहार। तो कौन सा नहीं होता है? तो इसका सभी जो है ऑप्शन उत्पादन बिहार में होता है, तो इसके संदर्भ में 9 का ऑप्शन ई हो जाएगा। तो सही ऑप्शन देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है। सारे एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे दिए खनिज का, जैसे मैग्नीज कहाँ होता है? मुंगेर गया में। कोयला कहाँ होता है? औरंगाबाद में। कुछ चूना जो पत्थर है रोहतास और कैमूर पठार में। हालांकि झारखंड जब से अलग हो गया तो स्थिति ये है, नहीं तो झारखंड जब था साथ में बहुत जगह खनिज उत्पादन थे, तो वो अलग मैटर है। गंधक आपको होता है रोहतास और अंजोर, रोहतास का अंजोर है। सिलीमेनाइट होता है आपको गया जिला में।
सीसा आपको कहाँ होता है? भागलपुर। बक्साइट आपको मुंगेर रोहतास। बेलियम गया नवादा। टीन गया देवघर देवराज। और चकखद में चीनी मिट्टी भागलपुर के। कसरी पत्थर घाटा सुमुखिया झरना हाकरी बांका और मुंगेर में चीनी पर मिट्टी होता है आपको। तो प्रश्न यहाँ से पूछे गए, बहुत बार प्रश्न आपको यहाँ से मिले हैं बीपीएससी में। डोलामाइट आपको कहाँ होता है? रोहतास के बांजरी में। लिथियम कहाँ होता है? गया में। कांच पत्थर कहाँ होता है? भागलपुर में। पेट्रोलियम का बिहार के पूर्णिया कटिहार में पेट्रोलियम का भी उत्पादन किया जाता है। पाराइट आपको रोहतास सोन नदी के घाटी बंजारी और कोरियाई क्षेत्र एक जगह नाम है, वहाँ भी आपको होता है। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज जो जमुई में होता है। गलेना आपको बांका के लेड धातु का प्रमुख है, यह गलेना है उसमें बांका में होता है। तो ये सब प्रमुख जो खनिज है बिहार में उत्पादित होता है। तो आप लोग सारे लिस्ट को देख लीजिएगा और जो छूट गया अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। अगले वीडियो में हो सकता है इसे कितना प्रतिशत कहाँ पाया जाता है, कुल भूमि में कुल उत्पादन में भारत के कुल उत्पादन में बिहार का कितना खनिज शेष है, तो आपको ये सब कवर कर लिया जाएगा अगले वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। केसर का मूल स्थान निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया, तो केसर का मूल स्थान यानी ओरिजिनल जो स्थान है वो कहाँ का उत्पत्ति है केसर। जैसे आलू के बारे में पूछा जाता है, चाय के बारे में पूछा जाता है, कॉफ़ी के बारे में पूछा जाता है, शकरकंद के बारे में पूछा जाता है। तो इसी तरह केसर का मूल स्थान कहाँ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑरिजिन ऑफ सैफरॉन? तो इसका ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिणी यूरोप। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर 10 का दक्षिणी यूरोप होगा। नेक्स्ट चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या है इसे देख लेते हैं। केसर का वनस्पतिक नाम क्या है? क्रोकस सेटाइवस नाम इसका है, वैज्ञानिक नाम। और अंग्रेजी में सेफ्रन इसको बोला जाता है, सेफ्रन नाम से जाना जाता है। बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है। केसर का मूल स्थान दक्षिणी यूरोप में माना जाता है। विश्व का सर्वाधिक जो केसर उत्पादन कहाँ होता है? स्पेन में होता है। तो एमसीक्यू यहाँ से पूछा जाता है, पूछा भी गया है बिहार के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है। नेक्स्ट है विश्व का केसर उगाने वाले प्रमुख देश कौन है? फ्रांस है, स्पेन है, भारत, ईरान, इटली, ग्रीस, जर्मनी, जापान, रूस, ऑस्ट्रिया, तुर्किस्तान, चीन, पाकिस्तान के क्वेटा एवं स्विट्जरलैंड में भी आपको यह केसर उत्पादन होता है। तो मुख्य रूप से कहाँ होता है? स्पेन में सबसे ज़्यादा होता है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। स्पेन और ईरान के दोनों मिलाकर कुल केसर उत्पादन का 80% इन दो देशों से ही हो जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो कुल उत्पादन का कितना होता है स्पेन और ईरान में? केसर उत्पादन का 80%। नेक्स्ट आपको यहाँ से भारत में यह केवल जम्मू कश्मीर में होता है। तो जम्मू में आपको किश्तवाड़ा और कश्मीर में आपको कश्मीर के पामपुर या पंपोर में उत्पादन होता है। तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में एक जम्मू में जहाँ है किश्तवाड़ा और कश्मीर में पंपोर पंपोर क्षेत्र कश्मीर को केसर का कटोरा कहा जाता है, भारत के संदर्भ में है। तो प्रश्न यहाँ से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। नेक्स्ट केसर का उत्पादन करने वाले अन्य जिले जो बडगाम है, श्रीनगर है, किश्तवाड़ा है। तो इसके संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा। प्राचीन भारत के साहित्य में इस केसर का नाम क्या था? बहुकम। तो बहुकम नाम था इसका। प्राचीन संदर्भ में इसका नाम क्या था? ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। कश्मीरी केसर का भौगोलिक जीआई टैग प्राप्त है। तो कश्मीरी केसर के संदर्भ में जीआई टैग प्राप्त किया जा चुका है। तो इसके संदर्भ आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। केसर हेतु कृषि जलवायु कितनी है? तो इसके संदर्भ में प्रश्न आपको यहाँ से पूछा। थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, समुद्र तल से यह 2000 से अधिक ऊंचाई पर ही केसर की खेती की जा सकती है और की जाती है। तो ये ऊंचाई कितनी होती है? प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। मृदा क्या है? ये अलग अलग मृदा प्रकार में बढ़ता है, लेकिन आपको जो मिट्टी है कि प्रचुर मात्रा होती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो उसमें अधिक मात्रा में तो वहाँ पर आपको खेती उत्पादन बहुत अच्छा होता है। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 6 से 8 पीएच मान होना चाहिए। अच्छी तरह से खेती या सूखी मिट्टी की तरह केसर सबसे अच्छे पनपता है। तो जहाँ सूखी मिट्टी होगा, जहाँ पीएच मान 6 से 8% होगा, पीएच मान होगा, तो वो आपको वहाँ से केसर बहुत अच्छा उत्पादन होगा। और ये जलवायु आपको जम्मू कश्मीर हमारे देश में बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाता है। स्पष्ट गर्मी सर्दी जलवायु आवश्यकता होती है, जिसमें गर्मियों का तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और साथ में सर्दियों में 15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बेहतर आपको केसर उत्पादन होगा। वर्षा कितना चाहिए? वर्षा आपको 1000 से 1500 mm अर्थात 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए आपको केसर उत्पादन। नोट आप लोग याद रखना चाहिए यहाँ पर क्या?
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग केसर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर जैसे सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश कुछ राज्यों में इसकी खेती का प्रयोग चल रहा है, जिसके संदर्भ में प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR और हिमाचल प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से दो मसालों केसर और हींग के उत्पादन के लिए भी वृद्धि का निर्णय लिया है। तो ये भी कार्य इसके संदर्भ में किया जा रहा है। तो दो जगह आपको MCQ में ये भी शामिल है कौन सा राज्य इस क्षेत्र में कार्य कर रहा था, एक हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ 3 राज्य है, उसको देख लेना है। केसर देखिए मैप में दिया गया कितना सुनहरा होता है केसर, उसके संदर्भ में आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिया गया। जब PDF मिलेगा जरूर देख लीजिएगा। इसके संदर्भ में आपको देखिए केसर का फूल ये होता है, इसी की कीमत ग्राम में हज़ारों रुपया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन आपको है क्या है देख लेते हैं। बिहार का भूगोल से संदर्भित बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को कितने विशिष्ट जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। तो जलवायु प्रदेश जो कृषि जलवायु प्रदेश है बिहार का, उसे कितने क्षेत्रों में बांटा गया। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन सी 6, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सही इसका ऑप्शन ए होगा, 3 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए क्या है। बिहार को 3 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर पूर्वी जो जोन है 13 जिला इसमें शामिल किया है, जहां 1040 से 1450 मीटर है, अर्थात 104 सेंटीमीटर से 145 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है इस जोन में। उत्तर पूर्वी जोन जिसमें 18 जिला शामिल है, यहाँ 1200 से 1700 वर्षा होती है। दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी इस क्षेत्र की विशेषता है। दक्षिणी जोन में आपको 17 जिला है, जहां पर 900 से 990 से 1240 आपको वर्षा होता है, अर्थात 99 से 124 सेंटीमीटर। यहाँ पर दोमट बलुई दोमट चिकनी दोमट मिट्टी यहाँ पर की विशेषता इस क्षेत्र की है। आपको एक चीज़ और याद रखनी चाहिए, सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी जोन में होता है, जिसकी वार्षिक औसत लगभग 1450 मिलीमीटर होता है। तो इसके संदर्भित आपको प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और भी मैप की तरह बताया गया है, तो आप लोग मैप यहाँ देखिए। मैप में आप लोगों को यहाँ समझा दिया गया है। एग्रो क्लाइमेटेड जोन जो 1 है तो कौन है, तो इस कलर का एग्रो क्लाइमेटेड जोन 1 है। तो कोसी को आपको मैंने अभी चर्चा किया था कोसी के संदर्भ में, तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। तो प्रश्न MCQ आपको यहाँ से बन सकते। एग्रो क्लाइमेटेड जोन 2 आपको देख सकते हैं, ये आपको क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से जिला आप लोग देख लीजिएगा, सभी की चर्चा की गई है। एग्रो क्लाइमेट जोन पूरा जो दक्षिण बिहार है उसको बांटा जाता है, पर इसके बाद इसको 2 उपवर्गों में बांट दिया जाता है जोन का A और B में। तो ये आपको जी यहाँ से आपको लखीसराय के बाद से ये जो जिला बचता है वो शामिल होता है। तो इसे देख सकते हैं आप, सारे जिलों को आप लोग मैप में देख लीजिएगा कौन कौन से ज़िले हैं। और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर PDF जो पेड ग्रुप है उससे जुड़िए। न्यूनतम फी लिया गया है, क्योंकि इतना मेहनत किया जाता है, कुछ उसका प्रतिफल भी हमें मिलना चाहिए कि और भी बेहतर और भी कार्य होते हैं उसको करने के लिए। इससे संदर्भित आप लोगों को ये भी मैप देखना चाहिए, कौन से कृषि जोन में कौन सा फसल उत्पादन होता है, सारे की यहाँ चर्चा की गई है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं। एक सेकंड मैं इसे हटा देता हूँ थोड़ा सा, तब आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर जैसे आप लोग कौन सा क्षेत्र में कौन सा उत्पादन होता है इस मैप की तरह आप देख सकते हैं, सारे का फूट दे दिया। जैसे जूट आपको इस क्षेत्र में होता है, क्लाइमेट जोन 2 में होता है। फिर उसके बाद मिल्ट्स कहाँ होता है, मिल्ट्स आपको इस क्षेत्र में सारे क्षेत्रों में होता है। जैसे प्रश्न आपको यहाँ दे, राइस किस क्षेत्रों में होता है, वो सबसे ज़्यादा राइस का अनुपात जो है इस क्षेत्रों में राइस होता है। इसके संदर्भ में आपको प्रश्न पूछा जाता है और यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए मैप के थ्रू भी आप लोग तैयारी कीजिएगा। बहुत से मैप में बहुत सी चीज़ें आप लोग को बता दी जाती है जो आपको शब्दों में नहीं बताया जाता है। तो इस मैप को भी आप लोग देखिएगा, सारी चीज़ों को कवर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग लिंक भी शेयर किया कीजिए। 12वां प्रश्न देखते हैं क्या है। विश्व बिहार का भूगोल से आप लोगों को प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून से बिहार में वर्ष 2019-20 के दौरान कितना प्रतिशत वर्षा दर्ज किया गया है। तो यह आर्थिक समीक्षा 2020-21 में यह चर्चा की गई है, इसलिए प्रश्न आपको यहाँ पूछा जा सकता है बिहार की आर्थिक समीक्षा में। तो ऑप्शन देख ले, तो ऑप्शन ए है 62.8%, ऑप्शन बी 73.6%, ऑप्शन सी 81.2%, ऑप्शन डी 88.5% और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, 88.5%
वर्षा दर्ज की गई है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्ष 19-20 के दरमियान। तो देख लेते हैं क्या है। वर्ष 19-20 में बिहार में औसत वर्षा कितना हुआ है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। 109.44 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में पूछे तो 1094.94 मिलीमीटर वर्षा आप लोग को यहाँ पर हुआ है। वर्ष 2019-20 के लगभग 85.5% वर्षा सितंबर से जो होता है, जून से सितंबर, उसी 4 महीने में हो गया है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण हुई। जबकि शीतकालीन वर्षा, ग्रीष्मकालीन वर्षा और उत्तर पश्चिमी मानसून से मात्र आपको 11.5% वर्षा होगी। यहाँ से भी MCQ पूछा जा सकता है, बनाया जा सकता है। यह आर्थिक समीक्षा 2021 में दिया गया है। और गत दशक में राज्य में वार्षिक वर्षा कितना, 2010 में सर्वाधिक 7.79 मिलीमीटर आप लोगों को दर्ज किया गया है। इससे संदर्भ में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। 2007 में आपको कितना हुआ है, 1506.1 मिलीमीटर। तो आपको यह डाटा सब आर्थिक समीक्षा से लिया गया, तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, आप लोग इसको कवर कीजिएगा। सितंबर 2020-21 तक राज्य में जून और सितंबर के बीच दक्षिणी पश्चिमी मानसून से 1161.2 मिलीमीटर वर्षा हुआ या 116 सेंटीमीटर वर्षा हुआ है, जो 846.2 मिलीमीटर दीर्घकालीन औसत से 37% अधिक है। तो आपको प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है कि 2021 में जो वर्षा हुआ है पिछले गत, वो कितना औसत से अधिक है, तो ये 37.3% अधिक वर्षा हुआ है। इसके संदर्भ में आपको प्रश्न MCQ पूछा जा सकता है। इस प्रकार बिहार में पूरा वर्ष औसत वर्षा जो है वार्षिक वितरण, वो रुझान काफ़ी अंतर देखने को मिला। यहाँ से भी MCQ आपको पूछा जा सकता है। वार्षिक वितरण जो बिहार का है, वर्षा वार्षिक वितरण, उसमें किस रूप से वो अंतर देखने को मिला है, नगण्य अंतर देखने को मिला, काफ़ी अंतर देखने को मिला, वृद्धि कितनी प्रतिशत, इससे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। बिहार इस समय बहुत प्रश्न तेज है, इस समय प्रश्न आपको पूछता है बिहार का स्थान लास्ट से कितना है, ऊपर से कितना है, तो फिर उसके बाद आपको अंतिम से कितने पायदान पर, इससे प्रश्न आपको बहुत पूछा जाता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से ही प्रश्न आपको पूछा गया है। बिहार में सर्वाधिक तापमान निम्न में से किस वर्ष दर्ज की गई है। तो सर्वाधिक तापमान की बात कर रहा है तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2005 और 6, ऑप्शन बी 2008 और 9, ऑप्शन सी 2014-15, ऑप्शन डी 2019 और 20। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ई तो सभी को पता है क्या है, तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए होगा। 2004-05 में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। आंकड़ा में ये बताया गया है 2021 के आर्थिक समीक्षा में, तो आप लोग इस आंकड़ा को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न जरूर बन सकता है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, बिहार में सबसे कम तापमान कब हुआ था, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड बना था, वो कब था, 2010-11 के वर्ष में आपको सबसे कम तापमान बिहार का तापमान दर्ज किया गया था। यह आंकड़ा में ही बताया गया आर्थिक समीक्षा में। सर्वाधिक तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस 2008-09 में और 46.7% आपको 5-6 में दर्ज किया गया है। तो आपको पूछा भी जा सकता है MCQ का, तो सर्वाधिक तापमान बिहार का कितना दर्ज किया गया है, तो 46.7। तो किस वर्ष, 2005-06 जो प्रश्न में शामिल किया गया है। आर्थिक समीक्षा 2021 की लिया गया डाटा है, तो आप लोग इस पर आप लोग प्रश्न देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। अगले 19 वर्षों के में बिहार का औसत तापमान 24 डिग्री रहा है, तो ये भी आपको प्रश्न, तो कमेंट बॉक्स में बताइए बिहार का औसत तापमान कितना दर्ज किया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा बताइए इस चीज़ को। अगले प्रश्न, अगले जो MCQ आएगा, सेट आएगा, उसमें ये सब प्रश्नों को शामिल किया है, इसलिए चर्चा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वां प्रश्न है, वानिकी और सिल्ली उत्पादन में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है। तो वानिकी एवं सिल्ली उत्पादन में, तो ऑप्शन ए 1.2%, ऑप्शन 2 2.2%, ऑप्शन सी 3.2% और ऑप्शन डी 4.2%। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा 1.2%। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस पर वानिकी जो सिल्ली उत्पादन है उसमें सभी चीज़ों को कवर कर लिया गया है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। चलिए, यह घरेलू राज्य जो बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादन का 1.2% योगदान देता है।
स्टेट जीडीपी स्टेट जो जीडीपी होता है उसमें 1.2% का योगदान देता है यह क्षेत्र। अब यहाँ से आप लोगों को डाटा रखना है, ये आर्थिक समीक्षा 2021 में बात की गई है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आर्थिक समीक्षा आप लोगों को पढ़ी जानी चाहिए, वहाँ से बहुत से प्रश्न कवर होते हैं। 15-16 में से 19-20 में यह 6.9% वृद्धि से वार्षिक वृद्धि से बढ़ रहा था। ये भी प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जाता है, यह क्षेत्र कितने वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा था, 6.9%। पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद इसका औसत हिस्सा 7.9% रहा है। पिछले 5 वर्ष की बात की जा रही है, पर समग्र रूप से 1.4% इसका योगदान रहता है। तो प्रश्न यहाँ से भी आपको पूछा जा सकता है। और कृषि वानिकी क्या होता है ये भी जान लीजिए। कृषि वानिकी भूमि उपयोग ऐसी पद्धति है जिसके एक भूमि के परंपरागत कृषि फसलों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक रूप से उचित पेड़ों और पशुओं के क्रमबद्ध ढंग से उसका लगातार जो शामिल किया जाता है। इस कृषि प्रणाली के माध्यम से भूखंड के अनाज, फल, सब्जी, ईंधन, इमारती लकड़े, औषधि सभी को शामिल, जो जानवरों के लिए हरा चारा होता सभी, अर्थात वन के कुल उत्पाद है जिसका समुचित उपयोग ही कृषि वानिकी कहलाता है। पद्धति इसके संदर्भ में बातें की गई है, कौन से सेक्टर कौन है, आपको पीडीएफ मिलेगा या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग, सारे चीज़ों को कवर कर दिया गया। इसको बस मैं इसका चर्चा थोड़ा सा कर दूंगा, पर पीडीएफ जब मिलेगा आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत जगह ये काम देगा आप लोग को, या मेंस में भी काम देगा। जब कृषि वानिकी का क्षेत्र आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, वो वन उत्पाद का क्या योगदान है, तो वहाँ आप लोग को ये काम देगा। जैसे कृषि वन क्षेत्र जो होता है उसकी पद्धति है, उसमें लकड़ी देने वाले पेड़ और कृषि फसल को शामिल किया जाता है। इसमें कौन से उदाहरण, जैसे पॉपुलर, शीशम, गम्हार, मेलिया, कदम और सेमलम, सागवान, अर्जुन, बबूल के पेड़ जो शामिल होते हैं कृषि वन के उत्पाद होते हैं। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कृषि बागवानी कौन सा है, फलदार वृक्ष और कृषि फसल जो होते हैं उसको कृषि बागवानी कहा जाता है। जैसे लीची, आम, अमरूद, ये सब जो फसल होते हैं वो कृषि बागवानी के रूप में शामिल किए जाते हैं। कृषि वन चारागाह के पद्धति जो होती है ये कृषि वानिकी का, तो उसमें लकड़ी देने वाले पेड़, कृषि फसल और पशु चारा से संबंधित जो होते हैं वो सभी को शामिल किया जाता है। जैसे फसल के रूप में तो सभी लोग जानते हैं, सरसों, बाजरा, हल्दी, अनानास, राई, ये उड़द, ज्वार होता है। और पशु चारा नेपियर, बरसिम, दीनानाथ एक फसल होता है, ज्वार, लोबिया, तो ये सब आपको शामिल किया जाता है चारा के रूप में। वन मत्स्य पालन के रूप में कृषि वानिकी क्षेत्र में क्या शामिल किया जाता है, लकड़ी देने वाले और फलदार वृक्ष और मछली उत्पाद के जो होते हैं उससे संबंधित शामिल किया जाता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको हर्बल गृह उद्यान जो होता है या वानिकी का क्षेत्र होता है उसमें क्या शामिल किया जाता है, तो उसमें आपको फलदार वृक्ष, सब्जी और औषधि पौधे, पशु चारा को शामिल किया जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, सारे औषधि पौधे यहाँ शामिल किया जाता है। सारे चीज़ों को कवर कर लिया गया। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न अगर इस टॉपिक कृषि वानिकी से पूछा जाए तो नहीं आएगा, तो इस पर विश्वास रखिए और फॉलो कीजिए। आज का जो सेट है उसका लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बिहार के किस जिले में वनच्छादन शून्य है। तो ऑप्शन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द जीरो फॉरेस्ट कवर। तो इसके संदर्भ में ऑप्शन देख ले, तो ऑप्शन ए शिवहर, ऑप्शन बी शेखपुरा, ऑप्शन सी जहानाबाद, ऑप्शन डी औरंगाबाद, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, जहानाबाद। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। और ये डाटा आपको आर्थिक समीक्षा 2021 से लिया गया है, तो आप लोग इसको कवर कीजिएगा जरूर, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछ सकता है। वर्ष 2019 में बिहार में कैमूर जिले में सर्वाधिक 1015.4 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो वन छादन था, जो उसके कुल जिला जो था कैमूर का जो जिले का जो क्षेत्रफल था उसका 31.4% था ये आंकड़ा। तो सर्वाधिक कहाँ था, कैमूर में। ये आंकड़ा आप लोग याद रखिएगा, सारा आर्थिक समीक्षा से है, तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। सॉरी, जहानाबाद क्षेत्र के वनाच्छादन बिल्कुल शून्य पाया गया, तो ये आर्थिक समीक्षा में आप लोग को बताया गया है, तो आप लोग आर्थिक समीक्षा को भी फॉलो कीजिए। उसके बाद कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, जमुई, गया और गया जिलों से राज्य का कुल 2019 में कुल वनाच्छादन संयुक्त रूप से 55% था। तो आपको यहाँ से भी MCQ प्रश्न पूछ सकता है, किन जिलों कुल कितने जिलों से 55% वनच्छादन बिहार का है। तो ये से हमसे MCQ पूछा जा सकता है। तो कुल 5 जिले आपको देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, जमुई और गया। तो आपको यहाँ से आपको ये आंकड़ा भी देख लेना है, जैसे आपको कैमूर जिला में कितना था,
जो पश्चिमी चंपारण 904 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर उसके बाद रोहतास में 672 है किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र है, जमुई में 648 और गया में आपको 590 के आसपास है। तो इससे आपको संदर्भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये आपको आज का एमसीक्यू है। जो ज्योग्राफी का सेट बनाया गया उसमें आपको सारे चीज़ों को कवर किया गया। वीडियो लंबा होता है, फिर धैर्य के साथ देखिए, आप लोग बहुत सी चीज़ों को कवर किया जा सकता है। अगला सेट जो आएगा आपको अगले सेट तक, तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।